हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी सीरीज हमारी चल रही है ऑडियो बुक में। तो हम क्लास 10th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो हम भूगोल में अभी तक के 4 अध्याय पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। समकालीन भारत 2, आज ये हमारा 5th चैप्टर है। दोस्तों, आप लोगों का अल्टीमेट ऑडियो बुक में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। तो इसके लिए आप क्या करना होगा कि आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना होगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। बात करते हैं अब हम अपने अध्याय की, जो हम करने जा रहे हैं। अध्याय 5 है ये, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ओके, यानी कि यहाँ पर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। कौन सी रिसोर्सेज की? मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दैनिक जीवन की देखा जाए तो। बात करते हैं, आइए। हैबन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। वह लोगों को घरों जैसे अजीब चीजों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा? उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई भी मोटर गाड़ी आपको चलती हुई दिखती है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी की उपयोग होता है। ये एनर्जी कहाँ से आता है? ये पेट्रोल से आता है। तो पेट्रोल क्या है या डीजल क्या है? ये एक खनिज है ना। तो यहाँ पर उससे क्या होती है, ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार की वस्तुओं का? धातु से बनी हुई वस्तुओं का, यानी मेटल्स। क्या आपने अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? अभी हम इसके बारे में आगे विस्तार में चर्चा करते हैं। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयोग शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास के सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। यहाँ पर आप एक उदाहरण देखेंगे। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। अब आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि दंत मंजन में जो सफेदी आती है वो किससे आती है, तो आपको देखना होगा टाइटेनियम ऑक्साइड, हिंदी में से टिटेनियम ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि रटाइल इलेमेनाइट रटाइल एंड इलेमेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन ये खनिज मिलते कहाँ हैं, ये बताना आपको है। जरा ध्यान से सोचिए, वो बताएं कि रोशनी बल्ब देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं, ये आपको स्वयं करना है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भाग भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे।
जरा ध्यान से सोचिए, वह बताएं तथा भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें। आप देखते होंगे कोई भी खाने का पैकेट लाते होंगे, फॉर एग्जाम्पल चिप्स आप खाते हैं, तो चिप्स का जब भी लाएंगे तो उसके पीछे लिखा होगा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें क्या क्या मिलके बना हुआ और कितनी उसमें पौष्टिक आहार है, कितना कैलोरी है, ये सारा उसमें क्या रहता है, दिया रहता है। उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। यानी यहाँ पर देखना क्या है, एक निश्चित डेफिनेट है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, उसकी बात कर रहा है, निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं, ये हम देखते हैं क्यों हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय की भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी युक्त खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक सारणी दी हुई है खनिजों का वर्गीकरण। खनिज धात्विक हो सकते हैं, मेटलिक होते हैं, अधात्विक होते हैं, ऊर्जा खनिज हो सकते हैं। धात्विक में देखेंगे हम, इसको फिर से 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। तो धात्विक में लौह धातु में जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। जिसमें लोहा पाया जाएगा, लोहे के अयस्क पाए जाएंगे, वो क्या होगा, जिसमें अंश होंगे वो लौह धातु होंगे, जिसमें नहीं होगा वो अलौह धातु होंगे। तो अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अब बात करते हैं अधात्विक की, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज की बात की जाए तो कोयला है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये सारे ऊर्जा खनिज के उदाहरण हैं। अब खनिजों की उपलब्धता की बात करते हैं। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है, अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमावों में के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज क्या है, अवसादी, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, उनमें पाए जाते हैं। तो खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, डिपोजिशन, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है।
ग बात करेंगे अगर, नेक्स्ट है ग, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है, तो क्या होता है, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन, यानी धरातली चट्टानों के अपघटन के पश्चात बॉक्साइट का निर्माण होता है। घ, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तारित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित डेराइव्ड होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं नोड्यूल्स में धनी है। अब यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, इससे पहले हम देखते हैं। रैट होल खनन। रैट तो आप जानते हैं जो होता है, क्या होता है, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। यानी मेघालय में कौन कौन से आपको मिलेगा, कोयला मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक देना चाहिए। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, एक खुली खदान ओपन पिट माइन उत्खनन व एक सैफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिजों का में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। हमारे यहाँ खनिज तो पाए जा रहे हैं, लेकिन क्या है, वो असमान तरीके से इनका वितरण है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। यानी कि जो हम देखते हैं गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर खनिज आपको नहीं मिलेंगे, मिनरल नहीं मिलेंगे, मिनरल खनिज यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए क्या है, लगभग विहीन। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्गत भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय रिजर्व की आर्थिक जीवयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। लौह खनिज। अब हम यहाँ पर लौह खनिज की बात करने जा रहे हैं। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इसको देखेंगे। लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश, ये 2016-17 में खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की है। तो अभी आप अगर 2021 में इसको देख रहे हैं या 2022 में देखेंगे तो वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं। कहाँ से? खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट से इसको आप अपडेट करेंगे। फिलहाल हम बताते हैं उड़ीसा जो है यहाँ पे 52% मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उड़ीसा में। उसके बाद आते हैं हम छत्तीसगढ़ पे, फिर नंबर 3 पर कर्नाटक है 14%, नंबर 4 पर झारखंड है 11% और अन्य में 7%, यानी बाकी पूरी भारत में जो भी खनिज पाए जाते हैं, कौन से, लौह अयस्क वो पाए जाते हैं। लौह अयस्क आयरन ओर लौह अयस्क आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल
संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है कि मैग्नेटाइट जो है वो क्या है, सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, जिसमें क्या होता है 70% लोहांश पाया जाता है। मैग्नेटाइट में कितना लोहा पाया जाता है, 70%, ये भी आपको याद रखना है। इसमें सबसे चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। अब इसके बाद एक नंबर पर हमने क्या कहा, मैग्नेटाइट। अब दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका उपभोग अधिकतम मात्रा में होता है और इसमें लोहा जो होता है 50 से 60% पाया जाता है। ठीक है, लोहांश जो है 50 से 60% है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। कौन कौन सी लौह अयस्क की पेटियां हैं देखते हैं। उड़ीसा झारखंड पेटी नंबर 1 पर देखेंगे। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। वैसे क्योंझर है ये, है ना, केंदुझर इसमें लिखा हुआ है। इसी से समृद्ध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुवा तथा नोवा मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की कहाँ से, बेलाडीला पहाड़ियाँ। यहाँ पर मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन सा पहाड़ी किस राज्य में है, कहाँ से कौन सा खनिज पाया जाता है। आगे बात करते हैं अब हम, जिसमें कहाँ पे बेलाडीला पहाड़ियों में श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि विशाखापट्टनम से किस खनिज पदार्थ का क्या होता है, निर्यात किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है लौह अयस्क का, हेमेटाइट का, ठीक है, तो ये जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी पेटी, यहाँ पर जो नेक्स्ट पेटी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खान 70% निर्यात इकाई है। यहाँ से मतलब जो भी खनन किया जाता है वो पूरी तरीके से निर्यात कर दिया जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम यानी स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मारमागांव पत्तन से इसको निर्यात किया जाता है। मारमागांव कहाँ है, गोवा में है, ठीक है। इस पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदिरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के डील यानी हम्प से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा। यहाँ पर ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लौह अयस्क खदान है ये। देखो यहाँ पर कलर देखो क्या है, आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले खनिज के बारे में। नेक्स्ट खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी इस्पात बनाया जाता है वहाँ पर मैग्नीज का भी इस्तेमाल होता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। अब फिर से बात करते हैं कि मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश, तो ये 2016-17 की रिपोर्ट और इसमें प्रतिशत में दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर मैग्नीज उत्पादन कहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में 27%, फिर नंबर 2 पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में 25% है, नंबर 2 पर ही लगभग उड़ीसा है 25%, कर्नाटक में 11% मैग्नीज है, आंध्र प्रदेश में 10% मैग्नीज है, बाकी सारे राज्य 2% में ही सिमट गए हैं, 2% में ही सिमट के रह गए हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे एक भारत का मैप दिया हुआ है, ठीक है। इस भारत के मैप में बेसिकली क्या दिया हुआ है कि ये मैप जो है खनिज, महत्वपूर्ण खनिजों का मैप है, भारत का नक्शा है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी खनिज पदार्थ नहीं है। जम्मू कश्मीर है ना, लेह, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड है ना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर आपको कोई भी खनिज पदार्थ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है, मैदानी इलाका है, गंगेटिक प्लेन में आता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर है ये। इस तरीके का जो भी सिंबल होगा वो लौह अयस्क क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उड़ीसा और झारखंड वाला भाग आपको दिखाई देगा, क्योंझर है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, लौह अयस्क है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूरा रीजन है, बेलाडीला, छत्तीसगढ़, दुर्ग, भंडारा, ये यहाँ पर ये पूरा रीजन क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है। फिर उसके बाद में आप महाराष्ट्र की एक पेटी देख रहे हैं, गोवा में, जो भी हमने बात की, ये लौह अयस्क है। यहाँ पर पेटियों में ये विभाजित हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर है, तो ये क्या है, कर्नाटक, चिकमंगलुरु वाली पेटी में भी यहाँ पर क्या है, लौह अयस्क पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको रेड कलर का जो भी दिखाई दे रहा है, ये लौह अयस्क खाने हैं। यहाँ पर देखिए, गोवा, क्योंझर, मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, चंद्रपुर, रत्नागिरी, गोवा, मारमागांव में इसका, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तमकुर, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, ये सारी क्या है, लौह अयस्क खाने हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं लौह अयस्क निर्यातक पत्तन। तो यहाँ पर लौह अयस्क निर्यातक पत्तन कौन कौन से हैं, जो कि इस कलर से, ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर मंगलुरु एक पत्तन है, लौह यहाँ से होता है निर्यात, और दूसरा यहाँ पर मारमागांव। ये क्या है, कहाँ पर है, पश्चिमी तट पे है। पूर्वी तट पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पारादीप दिखाई देगा और एक विशाखापट्टनम दिखाई दे रहा होगा। ये जहाँ पर दोनों क्या है, लौह अयस्क का निर्यात होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है मैग्नीज। जो भी इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैग्नीज है। मैग्नीज क्या देख रहे हो, बालाघाट, नागपुर है ना, भंडारा, उसके बाद क्योंझर, सुंदरगढ़, ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैग्नीज उत्पादन दिखाई दे रहा होगा, और महाराष्ट्र में भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कुछ भाग में। अब बात करेंगे बॉक्साइट की। इस तरीके का जो भी आपको सिंबल बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, बॉक्साइट यहाँ पर मिल रहा है आपको। कोरापुट है, ठीक है, यहाँ पर बिलासपुर है, अमरकंटक है, मैकाले, कटनी है, ये यहाँ से बॉक्साइट मिला दिखाई दे रहा होगा। अब बात करेंगे अभ्रक की। ये स्टार मार्क जो बना हुआ अभ्रक है, बिहार के गया में है, हजारीबाग में है, फिर यहाँ पे अजमेर में है, राजस्थान के बेवर में है, और यहाँ पर नेल्लोर में आपको दिखाई दे रहा होगा, आंध्र प्रदेश में। ये क्या है, अभ्रक उत्पादन प्लेस है। तो ये हुई बात हमारे मैप की। मैप में आपने देखा मानचित्र में, और ध्यान रखेंगे इसको। आगे बात करते हैं, मैग्नीज की बात हम कर रहे थे, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में देश में कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ था। जरा ध्यान से सोचिए व बताएं। भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें तो क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। यह एक क्या है, प्रश्न है, जो आपको आप अगर इसके बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं अब अलौह खनिज के बारे में। अलौह खनिज क्या है? भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये सोना, जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा, बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा तांबा की बात करते हैं। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धातु वर्ध यानी मेलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% यानी 52% तांबा उत्पादन करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर है मलज खंड में तांबा का उत्पादन आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, ये खान है। बॉक्साइट, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह
लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातुवर्धता मेलेबिलिटी भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल की पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर हम देखें बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उड़ीसा है, लगभग 50% के आसपास, यानी 49% दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपको गुजरात मिलेगा 24%, फिर झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8% और बाकी सारे प्रदेश 2% में सिमट के रह गए हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है 2016-17। तो यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। यानी आपको याद रखना है पंचपतमाली जो खान है वो किससे संबंधित है, तो बॉक्साइट खदान से संबंधित है। और ये किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस जिले में है, कोरापुट जिले में है। आइए आगे बात करते हैं। जरा ध्यान से सोचिए वो बताएं, भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानें चिन्हित करें। एक रोचक तथ्य, एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। धात्विक खनिज, अब इसमें बात करेंगे धात्विक खनिज में, तो अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है, यानी इसके कई प्रकार के रंगों में पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विस्वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठारी के उत्तरी पठारों किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र में अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी विदेश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यानी चूना पत्थर कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट चट्टानों से में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचे और बताएं, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों। यहाँ पर चित्र 5.8 है। चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में दिया हुआ है। 2016-17 का आपका ये आंकड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान 21% के साथ सबसे ज़्यादा है किसमें, चूना उत्पादन, चूना पत्थर। फिर मध्य प्रदेश 11%, आंध्र प्रदेश 11%, छत्तीसगढ़ 10%, कर्नाटक 10%, गुजरात 8%, तमिलनाडु 8%, तेलंगाना 8% और बाकी सारे राज्यों में ये 13% या 13% तक पाया जाता है। खनन को घातक उद्योग यानी किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनन के जोखिम या खतरे, क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तल के मलबों के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है। सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। यहाँ पर दिया होगा कि झरिया टू बी शिफ्टेड,
कोल फायर, है ना, यहाँ पर क्या है, आग लगी हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर नॉट इन प्लेस, ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, कोल यूनिट फाइंड ₹300 करोड़ इन डैमेज, है ना। ये सारे के सारे इशूज हैं जो चर्चा में रहे थे उस टाइम, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। खनिजों का संरक्षण अभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों, उससे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि का सार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों व निर्माण के साधन में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, इनका ये तुरंत नए नहीं हो सकते। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के खनन सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों की उत्खननता की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय हैं। जरा ध्यान से सोचो, वह बताएं, उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहां से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल व विद्युत ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में, है ना, गैर परंपरागत साधनों में कौन से, सौर, पवन, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, कौन से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अभी आपने देखा था कि उदाहरण था कोयला, तो कोयला यानी कोल। भारत में कोल बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कैसा है, जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। अब यहाँ पर बात की जाएगी, तो लिग्नाइट क्या है, एक निम्न कोटि वाला। कैसा है, इसका कलर इसका भूरा है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं। लिग्नाइट सबसे ज्यादा मुख्य भंडार क्या है, तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन से उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है।
एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। यानी कि अब यहाँ पर बात किया जाए तो लिग्नाइट की जो क्वालिटी है सबसे खराब है, उसके बाद उससे अगर थोड़ी अच्छी है तो वो बिटुमिनस की है, और बिटुमिनस से भी अगर अच्छा है, उच्च क्वालिटी वाला है, तो वो क्या है, एंथ्रासाइट है। तो ये सारे यहाँ पे कोयले की बात की गई है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भीय युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्सरी निक्षेप जो 55 लाख वर्ष से पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित हैं, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। अब अगर बात करते हैं टर्सरी कोयला क्षेत्र, तो इसकी बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। टर्सरी पीरियड में ही आपका क्या है, हिमालय की ओरिजिन देखी जाती है ना। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों तथा अनेक निकट ही स्थापित किए जाते हैं, उनके निकट स्थापित, जहाँ पर यानी कोयला का भंडार है, स्रोत है, उसी के निकट में आपको ये क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उद्योग देखने को मिलेंगे। कोयला खदान का बाह्य दृश्य, ये देखिए यहाँ पर कोयला खदान हो रहा है, चित्र यहाँ पर बना हुआ है। ये भारत का, फिर से आप यहाँ पर मैप देखेंगे, भारत है ना, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर क्या है, भारत परंपरागत ऊर्जा स्रोत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि ये आपको इसी पार्ट में किसी भी प्रकार के यहाँ पर आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे, क्या क्या इंडेक्स हैं इसमें। ये जो कलर है, इस तरीके का आप लाइन देख रहे हैं, आड़ी तिरछी लाइन, ये क्या है, कोयला के क्षेत्र हैं। तो कोयला क्षेत्र आपको देखिए विशेषकर क्या हो रहा है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है झारखंड, है ना, ओडिशा तलचर में देखने को मिल रहा है आपको, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट एमपी सिंगरौली में है ना। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रानीगंज वेस्ट बंगाल, इस क्षेत्र में आपको मिलेगा देखने को, सिंगरेनी और नेवेली तमिलनाडु में, ये आंध्रा में। तो ये क्या है, ये कोयला की क्षेत्र है। अब कोयला की खाने देखें, जो ट्राइंगल ब्लैक बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है, कोयला का खान है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर क्या है उड़ीसा में, बोकारो झरिया है ना झारखंड, रानीगंज ये आपको पश्चिम बंगाल में, सिंगरेनी आपको आंध्रा में दिख रहा होगा, नेवेली ये तमिलनाडु में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं तेल क्षेत्र की। यहाँ पर जो रेड कलर का होगा वो आपको यहाँ पर तेल क्षेत्र दिखाई देंगे। तो तेल क्षेत्र यहाँ पर आपको अरब सागर में मिलेगा, बसीन में एक है और दूसरा मुंबई हाई है। उसके बाद आपको यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न में देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या होगा, आपको मोरन होगा और नाहरकटिया में तेल आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस। ये जैसे है पश्चिमी तट पर, यहाँ पर मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, पूर्वी तट पर यहाँ पर मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर भी आपको मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस दिखाई दे रही होंगी। कहाँ पे, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों जगह पर, ठीक है। HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से जो जा रही लाइन ब्लैक कलर में यहाँ से स्टार्ट होके ये क्या है, प्राकृतिक गैस लाइन है, जो कि यहाँ पर हजीरा से स्टार्ट हो रही है। आपको फिर अंकलेश्वर मिलेगा, वडोदरा, फिर झाबुआ, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, सोनपत, दिल्ली तक, साईबाबा तक ये गई हुई है। तो इस प्रकार हमने बात की परंपरागत ऊर्जा स्रोत भारत में, जो कि मानचित्र पर दर्शाया गया है। अब बात करते हैं अगले खनिज पदार्थ के बारे में, जो कि है पेट्रोलियम, यानी ये ऊर्जा खनिज पदार्थ है। पेट्रोलियम की बात करने वाले हैं हम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा मुख्य साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक व अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित
उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनत व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है ना। टर्शियरी पीरियड, अब आपको पता होगा कि टर्शियरी पीरियड में ही हिमालय का उत्पत्ति हुई है, हिमालय की, है ना। अवलन अपनत और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक सरत संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध्र व असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैपों में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र पर चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य है। डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन होगरी इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। आइए अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योगों के रूप एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए। कहां पर? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। पश्चिमी तट के साथ मुंबई, हाई और सन्निहित क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन को संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। अब हम बात करेंगे विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक नंबर अगर का पे देखें तो प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, यानी कि जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं वहां पर डैम बनाया जाता है, यानी जलाशय बनाया जाता है और जलाशय में पानी एकत्र किया जाता है और फिर धीरे धीरे इसको टरबाइन चलाई जाती है जिससे कि जल विद्युत उत्पन्न होता है। दूसरे नंबर बात करते हैं अन्य ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। ऐसा नहीं कि जो जल से बन रही है वो दूसरी तरह की विद्युत होगी, उसकी क्षमता कम होगी या ज़्यादा होगी, या जो पेट्रोल से बन रही है उसकी क्षमता कम या ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसको आपको करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका ज्ञानवर्धन ही होगा अगर आप कोई भी क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताएं तथा इन नदियों पर बने बांधों का नाम लिखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो ये आपको आंसर लिखना है, जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, आप फिर बताइए। अब बात करते हैं तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। यानी जल विद्युत जो है वो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। अब ये तीनों के आप कमेंट में हमें बताएंगे कि किस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं ताप विद्युत कोयला। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि जो पानी से बहते हुए जल से उत्पन्न की जाती है वो क्या है, नवीकरणीय है। ठीक है, और जो जीवाश्म ईंधन से बनाई जा रही है तो वो क्या है, अनवीकरणीय है ना, नॉन रिन्यूएबल है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब आप क्या करेंगे, अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े,
आपने ऊपर एक मैप दिया हुआ था मानचित्र, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मानचित्र ये है, यहाँ पर आपको आणविक, यहाँ पर क्या है, जो इंडेक्स है इसमें रेड ट्रायंगल दिखाई देगा और तापी जो है ब्लैक सर्कल दिखाई देगा। ये किसका है? भारत ऊर्जा संयंत्र का। तो अब पहले हम बात करते हैं आणविक की। आणविक में बात करेंगे तो नरोरा, ठीक है। फिर रावत भाटा, नरोरा आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, रावत भाटा राजस्थान में। यहाँ पर क्या है? काकरापार। फिर उसके बाद आपको तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार क्या है? गुजरात में दिखाई देगा। कैगा कर्नाटक में आपको दिखाई दे रहा होगा। कलपक्कम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे होंगे? आणविक संयंत्र हैं जिससे कि विद्युत उत्पादित की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो होगी तापी। तापी जो विद्युत संयंत्र है, जैसे दिल्ली में मिलेगा आपको, फरीदाबाद में मिलेगा, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, पनकी उत्तर प्रदेश में, परीक्षा है, सिंगरौली है, फिर रिहन बरौनी बिहार में है, चंद्रपुरा मिलेगा आपको झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक, ठीक है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, गांधीनगर, साबरमती, ध्रुवन, अहमदाबाद, वानकबाड़ी, ये कहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं? गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। उकाई भी गुजरात की तरफ मिलेगा आपको। भुसावल, नासिक, ट्राम्बे, उरण आपको महाराष्ट्र में दिखाई देंगे, परडी भी महाराष्ट्र में है। अब रामागुंडम, कोट्टागुंडम, ये आपको कहाँ दिखाई दे रहेंगे? तेलंगाना में है। फिर उसके बाद स्थिति अगर देखें विजयवाड़ा की, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है मैप में, और इन्नौर जो है ये हमारा तमिलनाडु में है, और नेवेली भी तमिलनाडु में, तुतीकोरिन भी आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। तलचर जो है, तलचर तापी विद्युत वाला, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब बात करेंगे दुर्गापुर, सथालडी और कोलकाता, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ पर भोगाई गाँव है और नामरूप, ये नॉर्थ ईस्टर्न आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर तापी विद्युत संयंत्र पाए जा रहे हैं। ये तो हो गई बात मानचित्र की। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने, इसमें आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या है? ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। अब बात करेंगे भारत धूप, जल तथा जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, जो कि अभी हमने मानचित्र में देख लिया है कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम, जो झारखंड और राजस्थान की अरावली श्रृंखला में पाए जाते हैं, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अब दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है और थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो आपको उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। और केरल में कौन सी रेत में पाया जाता है थोरियम? मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। ये आपको 5 उत्तर आ गए हैं। देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे, भारत के मानचित्र पर हमने भी 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थिति को देखा था। अब आपको क्या करना है, इनके नाम तथा उनके राज्यों के नाम भी लिखने हैं। आप इसको एक नोट बना सकते हैं, नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, है ना। साथ में अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए बात करते हैं आप सौर ऊर्जा की, सोलर एनर्जी, है ना। अब अभी आपने बहुत सारे इनिशिएटिव सुने होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि कहीं कहीं आप सोलर पैनल लगवाएंगे तो 70% सब्सिडी मिलेगी। इस तरीके से वन वर्ल्ड वन सन ग्रिड आपने सुना होगा। तो ये सारे क्या है, ये सौर ऊर्जा से संबंधित हैं। बात करते हैं अब, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत कैसा एक देश है? उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है।
भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपयोग तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5.11 सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकेंद्र लगा हुआ है। क्रियाकलाप में आप काम करेंगे, भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। ये क्या है, आपके करंट अफेयर से भी संबंधित हो सकता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर, तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। पवन चक्की यहाँ पर बनी हुई है नागरकोइल में। अब बात करेंगे बायोगैस। बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। यहाँ पर क्या है, बायोगैस संयंत्र बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जो ओशन करंट से जो हम बात करते हैं उनसे हो सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी में प्रवेश द्वार से पानी भीतर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इस ऊर्जा का उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। यानी कि अभी तक हमारे भारत में इसका बृहत स्तर पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पोटेंशियल है, दशाएं उपस्थित हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा का। अब बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तित होता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं, है ना, जिनको गीजर बोलते हैं, गीजर, जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में तथा दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी, एक हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, मणिकर्ण, और दूसरी लद्दाख में, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पूगा घाटी में, पूगा वैली, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय
मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। क्या? ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ये जो कोटेशन है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, इसको आप किसी भी प्रकार के निबंध या उत्तर लिखने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं अब हम अभ्यास प्रश्न की। जो इसके वैकल्पिक प्रश्न होंगे उनके बारे में आपको देखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि क्वेश्चन से बनते हैं। तो इसका जो विकल्प है आपके सामने, का कोयला, ख बॉक्साइट, ग सोना, घ जस्ता। अब उत्तर आप ही देंगे इसका। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? क बॉक्साइट, ख अभ्रक, ग लौह, घ तांबा। नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? क तलछटी चट्टानें, ख कायांतरित चट्टानें, ग आग्नेय चट्टानें, घ इनमें से कोई नहीं। मोनाजाइट में रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? क खनिज तेल, ख यूरेनियम, ग थोरियम, घ कोयला। तो सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप अल्टीमेट ऑडियो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको सब्सक्राइब करें और उनको बताएं कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप क्या है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य में संलिप्त हैं, तो आप इसको सुन सकते हैं। आप सुनेंगे, सुनने मात्र से ही क्या होता है, आपको ज्ञान अर्जित हो जाता है। धन्यवाद।